हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी विद सुरभि। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आपका यूपीएससी 2025 मेंस जीएस2 का पेपर भी आज ही था और वो पेपर हो चुका है और हमारे पास पेपर आ भी चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे उस पेपर को और जानते हैं कि कैसा पेपर आया है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चंस इजी थे, मॉडरेट थे या डिफिकल्ट साइड पे थे। लेट्स डिस्कस दिस पेपर विद यू नाउ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, उसे हमें डिस्कस करने को बोला है। साथ ही साथ हमें एनालाइज भी करना है वेदर जो इंक्रीज होते हैं एसेट्स किसके, लेजिस्लेटर्स के और एसोसिएट्स के, जो कि डिस्प्रपोर्शनेट रहते हैं टू देयर नोन सोर्स ऑफ इनकम, वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कॉन्सिक्वेंटली लीड्स टू अ करप्ट प्रैक्टिस। हमें इस चीज को भी एनालाइज करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, हमें बताना है कि व्हाट इज द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, उस पे हमें कमेंट करना है। जबकि हमारे पास कोर्ट सिस्टम है, पर हमें फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की नीड क्या है, इस चीज पे हमें कमेंट करना है। और हमें असेस करना है इम्पैक्ट को, किसके इम्पैक्ट को, जो रिसेंट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स आए हैं थ्रू द रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स मेड इन 2021, उसके इम्पैक्ट को हमें असेस भी करना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, हमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है प्रेसिडेंट पावर्स टू पार्डन इन इंडिया एंड इन यूएसए, और हमें बताना है आर देयर एनी लिमिट्स टू इट इन बोथ द कंट्रीज। और साथ ही साथ हमसे पूछा गया है कि प्रिएम्प्टिव पार्डन्स क्या होते हैं। If you want me to provide you model answers for the same, I will provide you. So do mention in the comment section if you want that. So the next question जो आपसे पूछा गया है, discuss the nature of जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, J&K की लेजिस्लेटिव असेंबली की नेचर के बारे में पूछा गया है। जब से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है आपका 2019 J&K का, और ब्रीफली डिस्क्राइब करने को बोला है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे, बोला गया है कि वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट और इंश्योर करते हैं साउंड गवर्नेंस थ्रू लीगल काउंसिल। इसको ध्यान में रखते हुए हमें डिस्कस करनी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, लिमिटेशंस इन दिस रिगार्ड। सो द सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, वीमेन्स सोशल कैपिटल, जो कॉम्प्लीमेंट करता है एम्पावरमेंट को और जेंडर इक्विटी को, इसको हमें एक्सप्लेन करने को बोला गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स, बोला जाता है कि they have a built-in bias towards technology and back-end integration rather than user-centric designs. इसको हमें एग्जामिन करने को बोले। What do you think? So question number 8 is civil society organizations, जिनको often perceive किया जाता है as anti-state actors, then non-state actors. Actually, civil society organizations are non-state actors, but they are often perceived as anti-state actors. So do you agree? If you agree, justify. If you don't agree, then also justify. Whatever your opinion is, you have to justify that. Next question. बोला गया है कि इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप जो है वो अचीव कर रहा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स। इसको इलेबोरेट करो, एक्सप्लेन करो। The next question, with the waning of the globalization, post Cold War world is becoming a site of sovereign nationalism. जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन वीक हो रही है, पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड एक राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है, इसको इल्यूसिडेट करने को बोला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज द फल्क्रम व्हिच एक्ट्स एज एन एसेंशियल चेक अपॉन द हाई फंक्शनरीज एंड सिटीजंस अलाइक। ये स्टेटमेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को और उसकी एप्लीकेशन को, so that to ensure a balance between judicial independence and judicial accountability in India. The next question जो हमसे पूछा गया है, Indian Constitution has conferred the amending powers on the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. कुछ ही procedural hurdles हैं, तो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको एग्जामिन करना है
procedural and substantive limitations. किस पे? Amending powers of the parliament to change the constitution. The next question जो आपसे पूछा गया है, डिस्कस करने को बोला गया है आपको, the evolution of collegium system in India, और critically examine करना है आपको advantages as well as disadvantages of the system of appointment of judges of the Supreme Court of India with USA. The next question जो आपसे पूछा गया है, एग्जामिन करने को बोला है, the evolving pattern of center state financial relations in the context of planned development in India. And आपको बताना है how far have the reforms impacted the fiscal federalism in India. और रिफॉर्म्स ने कैसे इंपैक्ट किया फिस्कल फेडरलिज्म को इंडिया में. द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, व्हाट आर द एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स. एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, उनका रोल बताओ इन रेजिंग अवेयरनेस, इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं पॉलिटिक्स को, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को कैसे एडवोकेट करते हैं वो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला गया है कि मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी जो है वो किस वजह से है, इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज की वजह से. तो डिस्कस करने को बोला है इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी. इसको पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी के कंटेक्स्ट में डिस्कस करने को बोला गया है कि इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, इन कंटेम्पररी डेवलपमेंट मॉडल्स, जो हमारे कंटेम्पररी डेवलपमेंट मॉडल्स में decision making and problem solving responsibility are not located close to the source of information and execution, जिसकी वजह से क्या डिफीट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट. क्रिटिकली इवेल्युएट कर दो. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एनसीपीसीआर पे, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. So National Commission for Protection of Child Rights has to address the challenges faced by children in the digital area. उनको एड्रेस करने हैं चैलेंजेस फेस बाय चिल्ड्रन इन द डिजिटल एरिया. तो हमें एग्जामिन करने को बोला है कि एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को, और साथ ही साथ हमें मेजर्स बताने हैं कमीशन को लेने चाहिए टू टैकल दिस इशू. देन हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एनर्जी सिक्योरिटी पे. बोला गया है कि एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है एक डोमिनेंट किंग पिन ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इज लिंक्ड विद इंडियाज ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस इन द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज. How would you integrate India's security with India's foreign policy trajectories in the coming years? आप कैसे इंटीग्रेट करोगे इंडिया सिक्योरिटी को इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के साथ in the coming years? Then the last question that was asked in your examination is, the reform process in the United Nations remains unsolved. अभी तक unsolved है because of the delicate imbalance of the East and West and entanglement of the USA versus Russo-Chinese alliance. तो एग्जामिन करने को बोला है, साथ ही साथ क्रिटिकली इवैल्युएट करने को बोला है हमें ईस्ट एंड वेस्ट पॉलिसी कन्फ्रंटेशंस इन दिस रिगार्ड. सो दिस इज योर GS2 एग्जामिनेशन. सो द पेपर वाज ऑन द मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड. ठीक है, तो ये पेपर था. सो इफ यू वांट मॉडल आंसर्स फॉर दिस पेपर, so do comment in the comment section. I will provide you with the model answers as well. Bye bye, take care and stay tuned for the upcoming videos.